तो यार आज हो गया हमारा 11 फरवरी ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, पल्सेस के रिगार्डिंग आया है। पल्सेस अभी खूब न्यूज़ में रहते हैं, बजट वगैरह में भी, पिछले साल के भी बजट में पल्सेस को लेकर प्रायोरिटी दी गई थी। तो हमारा एम ये है ना कि पल्सेस में भी हमको सेल्फ रिलायंट बनना है। अभी भी पल्सेस हम हेविली बाहर से इंपोर्ट ही करते हैं, तो उस इंपोर्ट को हमको कम करके सेल्फ रिलायंट बनना है, ये हमारा टारगेट है। इसके लिए हम अलग अलग इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जैसे कि हमारा मिशन चल रहा है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स सेक्टर। ठीक, कि हमको पल्स सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना है। अलग अलग इंडिया इनिशिएटिव चला रही है ताकि पल्स सेक्टर को स्ट्रेंथन कर लिया जाए 2025 से 31 के बीच, मतलब 5 सालों में पल्सेस में हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, इंपोर्ट हमारा कम करना है। और टारगेट तो ये भी रखा गया है इस इनिशिएटिव में कि 2027 तक ही हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। क्या क्या है टारगेट? 350 लाख टन्स का प्रोडक्शन करना है, मतलब 350 लाख टन प्रोडक्शन करना है, पल्सेस का उगाना है 2031 तक। और 310 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती करनी है 2031 तक। क्या क्या दो टारगेट है? 350 लाख टन तो उगाना है, ठीक है, खेती करना है। और कितने एरिया में खेती करना है? तो 310 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती करना है 2031 तक। ये टारगेट ध्यान रखना। 100% MSP प्रोक्योरमेंट होगा तूर का, उड़द का और मसूर का। ये 3 पल्सेस के वैरायटी है ना, तो 4 सालों तक सरकार 100% MSP प्रोक्योरमेंट पे ये सब खरीद लेगी। अब ये 100% MSP प्रोक्योरमेंट क्यों दिया गया है? ताकि फार्मर्स को प्रमोट किया जाए कि वो ये क्रॉप्स उगाएं, क्योंकि अगर MSP का हम यूज़ कर सकते हैं ना किसी क्रॉप को प्रमोट करने के लिए। अगर किसी क्रॉप पे MSP देंगे तो वो क्रॉप को फार्मर उगाना प्रेफर करते हैं। हम एग्रीकल्चर में ये सारे डायमेंशन तुमको करा चुके हैं। तो 4 सालों तक सरकार 100% MSP पे प्रोक्योरमेंट करेगी तूर का, उड़द का, मसूर का। ये भी एक इनिशिएटिव है। और देखो 88 लाख सीड किट्स और 126 लाख क्विंटल सीड फार्मर को दिए जाएंगे, मतलब 126 लाख क्विंटल सीड किसानों को दिया जाएगा और 88 लाख सीड किट दिया जाएगा किसान को। ठीक, ये हमारे बेसिक फैक्ट थे ताकि हम पल्सेस में सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन सके, पल्सेस का हमारा इंपोर्ट कम हो। अब इस स्टेटमेंट का यूज़ करना अपने मेंस के आंसर में। Pulses are not just food, they are part of long-term agriculture policy, nutritional security and self-reliance strategy। यूज़ करना इसको। ठीक, इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा टॉपिक देखो, सेशल्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है। इंडिया ने एक पैकेज अनाउंस की है, $175 मिलियन का पैकेज है ये सेशल्स के लिए। ठीक, सेशल्स कहाँ है? ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, मतलब तुम सीधा जानो अफ्रीकन कंट्री है सेशल्स। ठीक, अफ्रीका कहाँ पे है याद आ रहा है ना? ये हमारा मैप है, ये वाला हमारा वेस्ट एशिया का पार्ट है, और ये नीचे जो ऐसे ये जो है यही है पूरा अफ्रीका। करा चुके हैं ना मैप पे, जब इथोपिया ये सब करा रहे थे, जॉर्डन ये सब करा रहे थे, तो ये अफ्रीका है। इसी में एक देश है सेशल्स। ठीक, अब ये ईस्ट साइड का ही है तो ईस्ट साइड होगा सेशल्स, तो ईस्टर्न अफ्रीका में ये सेशल्स है। अब इंडिया ने $175 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दिया है सेशल्स के लिए। ये तो एक छोटी सी न्यूज़ है, पहले ये देख लो पैकेज अनाउंस क्यों किया है। ताकि सेशल्स में डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी डेवलप्ड हो, ई मोबिलिटी आए, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, वोकेशनल ट्रेनिंग वहाँ इन्हांस हो, डिफेंस इन्हांस हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्हांस हो। इन सब के लिए इंडिया ने $175 मिलियन का पैकेज दिया है। अब ये तो न्यूज़ हो गया, किस लिए दिया है? इन कामों के लिए दिया है। अब इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। इस पॉइंट का यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं कब? जब इंडिया और अफ्रीका के रिश्ते पे कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि सेशल्स नाम का एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके लिए इंडिया ने हाल ही में $175 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। दूसरा, इंडिया का एक क्वेश्चन आता है, इंडियाज रोल एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है कि नहीं। तो इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए क्या क्या काम कर रहा है वो सब हम गिनाते हैं ना। जैसे अफ्रीका को हमने G20 में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दिलवाया। G20 में मोदी जी के टर्म में ही ना, ये G20 समिट जो इंडिया में हुई थी उसमें हम दिलाए थे। अफ्रीका के साथ हमारे अलग अलग बाइलैटरल नेशंस अच्छे हैं, अफ्रीका के साथ हमारे
प्राइम मिनिस्टर के टूर्स हुए हैं अलग अलग। अभी हाल ही में हम इथोपिया वगैरह घूम कर आए हैं और सेशल्स के लिए डेवलपमेंट पैकेज किए हैं। और भी मल्टीपल डायमेंशंस हैं जिस सेक्टर में इंडिया अफ्रीका को एड करते रहता है। टीचिंग सेक्टर में एड करता है, हेल्थ में एड करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए हुआ है, सस्ता लोन दे देता है। तो हम हेल्प कर रहे हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की, अफ्रीकन कंट्रीज़ की। तो ये यूज़ करना इस पॉइंट का यूज़ करना। कहाँ यूज़ करोगे? इस वाले में जो अभी तुमको बताया। इंडिया अफ्रीका से कोई सवाल आ जाए या ग्लोबल साउथ में इंडिया का रोल पूछे, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया ये काम कर रहा है। ठीक। और एक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ना, लास्ट ईयर तुम लोग को आंसर राइटिंग भी कराए थे और मेंस में सवाल भी आया, उससे एक स्टेटमेंट बताते हैं ना कि इंडिया अगर ग्लोबल साउथ का लीडर है तो इस ग्लोबल साउथ का जो हार्ट है वो है अफ्रीका। ये दिल अफ्रीका ही है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्स पोटेंशियल हैं। अब अफ्रीका की इम्पोर्टेंस क्या क्या है ये तुमको हम बहुत बार करा चुके हैं, बहुत बार, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम करा चुके हैं। ठीक। अफ्रीका का इम्पोर्टेंस। तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन अफ्रीका उस ग्लोबल साउथ का दिल है, ये ध्यान रखना। तीसरा, वही एआई रेगुलेशन के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट होगा तो उसको अब लेबल करना है। ठीक। ये मैंडेटरी सेंटर ने कर दिया है। सेंटर मैंडेटेड टू लेबल द फोटो रियलिस्टिक एआई कंटेंट, मतलब एआई कंटेंट जो भी जनरेट हो रहे हैं उसको लेबल करना होगा। मतलब जैसे ये एआई कंटेंट है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कंटेंट जनरेटेड बाय एआई, ऐसे करके जो लिखा होता है ना डिस्क्लेमर, वो देना होगा। आईटी एक्ट 2021 को अभी सेंटर ने हाल ही में अमेंड किया है और ये प्रोविज़न डाला है। एक और प्रोविज़न डाला है कि जितने भी अनलॉफुल कंटेंट हैं वो 2 से 3 घंटे में इंटरमीडियरीज रिमूव करेंगे। जैसे कि मान लो ये फेसबुक है और यहाँ हम हैं, मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, तो ये इंटरमीडियरीज बीच में कौन हुआ? फेसबुक हुआ इंटरमीडियरीज। तो जितने भी ये बीच के इंटरमीडियरीज है ना, कोई अगर इनके प्लेटफॉर्म पे अनलॉफुल कंटेंट आया है तो 2 से 3 घंटे में ही हटाना होगा। पहले ये टाइम लिमिट 24 से 36 घंटे का था कि 24 से 36 घंटे लेकर तुम कंटेंट हटा सकते हो, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद देखो, ये अमेंडमेंट अभी तुरंत हुआ है, अभी हाल में 2026 में ये अमेंडमेंट हुआ है। ठीक। जिसमें ये लेबलिंग वाला बात बोला गया कि एआई कंटेंट को लेबल करना है। दूसरा, कंटेंट हटाने के लिए पहले टाइम 24 से 36 घंटे का था, अब 2 से 3 घंटे का कर दिया है कि 2 से 3 घंटे में कंटेंट हटाओगे, अनलॉफुल कंटेंट अगर फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी है तो। अब ये एक वे है टुवर्ड्स रेगुलेशन ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये होना जरूरी है। देखो, जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि सेंटर रेगुलेट करेगी या रेगुलेशन करने की ज़रूरत है, तो ये ध्यान रखना, रेगुलेशन इज नॉट इक्वल टू रिस्ट्रिक्शन। ठीक। रेगुलेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक। रेगुलेशन मतलब हम रेगुलेट करेंगे, प्रमोट करेंगे एआई को, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग कराएंगे, स्किल एंड ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन हाँ, रेगुलेशन में ये भी हम जरूर देखेंगे कि कोई इसका मिसयूज़ ना हो, इसके चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। एआई और लाइफ साइकिल ऑफ एआई तुमको अभी हम हाल में कराए थे ना, एआई गवर्नेंस, जो कि बताए थे कि तुम्हारे आंसर को यूनिक बनाएगा, तो उस पूरे को लिंक करके ये हमारा ये टॉपिक बनेगा। ठीक। तो एआई इन रेगुलेशन तुमको मल्टीपल टाइम करा दिए हैं, बस यहाँ रेगुलेशन का थोड़ा सा मतलब बताएं कि रेगुलेशन इज नॉट इक्वल टू रिस्ट्रिक्शन। रेगुलेशन का ये मतलब नहीं कि हम एआई को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर हम प्रमोट करेंगे, वहाँ भी स्किल कराएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, रिसर्च करते रहेंगे, लेकिन हाँ, उसके चैलेंजेस को भी एड्रेस करेंगे, उसको मिसयूज नहीं होने देंगे। ठीक। अब इंडिया का डिफेंस इंडिजनाइजेशन से रिगार्डिंग चौथा टॉपिक आया है। ये भी मल्टीपल टाइम हम कर चुके हैं कि इंडिया को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है, अपना इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स जो आज की चल रही है, पूरी फ्रेगमेंटेड चल रही है। इस केस में हमको अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स और जो भी डिफेंस रिगार्डिंग स्ट्रेटजिक हमारे एसेट्स हैं उनको हमको उसके लिए रिलायंट होना पड़ेगा और सेल्फ उसको मैन्युफैक्चर करना होगा, ताकि हमारा वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन ना हो पाए। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की अमेरिका कुछ डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है, बदले में कह रहा है ये काम करो, मतलब वो हमसे सौदेबाजी ना करे, वेपनाइज ना हो जाए हमारा सप्लाई चेन कि ये काम करो तभी ये चीज़ देंगे। इससे अच्छा हम खुद ही बनाना सीख जाए।
किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो इंडिया का डिफेंस इंडिजनाइजेशन ये एक एम है कि हम इंपोर्ट को कम करें डिफेंस के रिगार्डिंग और बूस्ट करें सेल्फ रिलायंस को। इस डिफेंस इंडिजनाइजेशन में की इनिशिएटिव क्या क्या है, तो मेक इन इंडिया, फिर से हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बना रखे हैं जिसमें 411 डिफेंस के आइटम्स हैं। इसका हम पहले इंडिजनाइजेशन, इसमें हम पहले सेल्फ रिलायंस अचीव कर रहे हैं। साथ ही साथ DRDO इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया के इस इंडिजनाइजेशन मिशन में। और PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट मॉडल बहुत क्रूशियल रहेगा, ये की इनिशिएटिव है। अब एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL की न्यूज़ बहुत आती है, तो ये HAL 1940 में बना था, बेंगलोर में बना था, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ 1964 में। तो अभी जो हमारा HAL है ना, उसमें पहले एक एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड होता था, वो भी मर्ज है इसी में, ठीक, ध्यान रखना। ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर है। इसका एम क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, डिज़ाइन करेगी, मेंटेन करेगी डिफेंस इक्विपमेंट्स रिगार्डिंग मेनली एयरक्राफ्ट्स के रिगार्डिंग ये काम करती है, डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, रिसर्च करना, मेंटेन करना, ये सब, ठीक। अब इंडिजनाइजेशन में चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं। बेनिफिट्स तो हमको पता है कि हम अपना खुद बना लेंगे तो डेवलप्ड इंडिया बनेंगे, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा रुपी का डेप्रिसिएशन कमेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट कमेगा, ये सब बेनिफिट्स तो हमको पता है, मल्टीपल टाइम लिखे हुए हैं। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ये इंडिजनाइजेशन में, कि अभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं। हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट जो भी हम आज से 10 साल पहले शुरू किए थे वो अभी तक चल ही रहे हैं, बहुत डिलेड चलते हैं। फिर से लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बजट का 1% भी पूरा हम R&D पे खर्च नहीं कर रहे हैं। फिर से फंडिंग क्रंच, ये भी टॉपिक इंडिविजुअली करा चुके हैं तुमको सेपरेट, कि इंडिया में R&D की कमी है, आंसर राइटिंग किए हो तुम लोग अभी जनवरी में। फंडिंग क्रंच, फंड की भी इशू होती है इंडिया में, और स्किल गैप तो है ही कि स्किल जो चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिजनाइजेशन के प्रोसेस में इंडिया के स्पीड को हिंडर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बताओ। टेक्नोलॉजिकल गैप को एड्रेस करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट को स्पीड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, फंडिंग क्रंच दूर करेंगे, स्किल गैप को दूर करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स का कोलैबोरेशन कराएंगे, PPP मॉडल पे काम करेंगे, तो ठीक हो जाएगा। जो चैलेंजेस है इसका उल्टा करो, तुमको वे फॉरवर्ड मिलेगा, ठीक। 5वां टॉपिक देखो यार, 5वां टॉपिक देखो, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। कुछ नहीं, ये NRI, ये वो नॉन रेजिडेंट इंडिया वाला नहीं है, ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है। ये एक इंडेक्स है जो कि देखता है कि एक देश इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, गवर्नेंस, क्वालिटी और सोशल डेवलपमेंट को कितना प्रमोट किया है। जस्ट एन एग्जाम्पल, नेशनल रेडीनेस इंडेक्स क्या चेक करता है कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सीधा ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना इकोनॉमिक ग्रोथ किया, कितना इनोवेशन किया, गवर्नेंस क्वालिटी कैसी हुई, सोशल डेवलपमेंट कैसी हुई। सीधी सी बात, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये एक असेसमेंट है जो पूरे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ को मेज़र करता है, रैंक करता है कि वो लोग अपने देश में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट किया, इनोवेशन किया, गवर्नेंस क्वालिटी वहाँ कैसी रही, सोशल डेवलपमेंट कैसा रहा। मतलब सीधा हम चेक कर रहे हैं कि एक देश में ICT, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना अच्छा किया। तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, हम 45 रैंक पे चले गए हैं। पहले हमारा थोड़ा पीछे था, पहले ये 49 पे था, पहले हमारा ये 49 था, तो हम 45 पे आ गए हैं। स्कोर भी हमारा अच्छा हुआ है। अब इसको पब्लिश कौन करता है, ये NRI को, तो पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूशंस इसको पब्लिश करता है। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 127 कंट्री का ये असेसमेंट करती है, 127 में से इंडिया अभी 45 रैंक पे है, ठीक। अब इसके 4 पिलर्स हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल, इम्पैक्ट, गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी को चेक करता है, टेक्नोलॉजी पीपल को कैसे इफेक्ट कर रही है, कितना फ़ायदा पहुंचा रही है वो देखता है, और उससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो देखता है, और ओवरऑल गवर्नेंस कैसा है, ये 4 पिलर देखता है। साथ ही साथ रैंकिंग बनाने के लिए इसके पास 53 इंडिकेटर्स हैं। 53 इंडिकेटर्स मतलब अलग अलग लिस्ट हैं कि ये होगा तुम्हारे पास तो इतना नंबर देंगे। अब वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, 53 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग करता है। 4 पिलर्स हैं। आज का करंट अफेयर खत्म, इतना ही था, ठीक। AI हो गया, डिफेंस हो गया, सिसल्स हो गया, पल्सेस हो गया, और NRI हो गया। हाँ, आज का न्यूज़ इतना ही था। चलो टेक केयर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो भी हैं अपलोडेड हैं, नोट्स अपलोडेड हैं।